अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जमात पंजम की माशरतुल उलूम का जो 5वां चैप्टर है उसका तीसरा हिस्सा जो है उसको हल करेंगे। तो जो 5वां चैप्टर था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। इसके पहला और दूसरा पार्ट जो है ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, उसको जाकर लाजमी देखिएगा। तो अभी तीसरा जो इसका पार्ट है चैप्टर 5 का, उसका उन्वान है मौसम और आबो हवा, वेदर एंड क्लाइमेट। हमेशा की तरह इसमें भी हमारे पास जैसे ही सबक का आगाज़ होता है तो इसमें सोचें और जवाब दें के उन्वान से एक सवाल है जिसके अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं। इनके जवाबात मैंने लिख रखे हैं, तो हम जो है वहाँ से इनको देखेंगे और हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मौसम में क्या फ़र्क है। तो ये बेसिकली सोचें और जवाब दें, यानी कि आपने अपना साबिक़ा इल्म जो है इस्तेमाल करना है। तो हमने ये चीज़ सीख रखी है कि इसका आसान सा जवाब है, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों का मौसम सर्द और मैदानी इलाकों का मौसम गर्म होता है। आसान सा इसका जवाब है, आप इसको नोट कर लें और जो है या फिर आप अपनी स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं। ये रहा पहले सवाल का जवाब। मूव करते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। दर्जा हरारत मापने के लिए किस आले का इस्तेमाल किया जाता है, तस्वीर बनाएं। अब बेसिकली इसमें थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इधर आप थर्मामीटर की हेडिंग देंगे और साथ में एक तस्वीर बना देंगे। तो ये जो तस्वीर है ये मैंने आपके लिए बना के रखी है। उमूमन इस तरह का सवाल पेपर में नहीं आता, लेकिन अगर आपको ये आ जाता है तो आपने कुछ इस तरह की इसकी तस्वीर बना देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं कि दर्जा हरारत का आला थर्मामीटर, ठीक है। और कुछ इस तरह की इसकी जो तस्वीर है ये आप पेपर में बना सकते हैं। आप सिर्फ ये वाली तस्वीर बनाएंगे, ऊपर दर्जा हरारत होगा, नीचे साइड पर आप लिख देंगे थर्मामीटर। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा जो सवाल है वो हल हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अगर रास्ते में कोई सवाल नज़र आए तो उसको हम हल करेंगे, नहीं तो फिर हम अपना जो मशक है उसको बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे। तो हमारे पास कोई भी सवाल देखने को नहीं मिला एज़ यूजुअल। तो बाकायदा तौर पर जो हमारी मशक है वो शुरू हो चुकी है। तो थोड़ी सी सेटिंग के बाद, ताकि हमें दिखने में सही नज़र आए सब कुछ। तो हमारे पास मशक तो नहीं है, लेकिन इसमें हमें जो मेरे करने के काम, इस उन्वान से हर बार हर चैप्टर में एक सवाल आता है। जब इसका लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 5 का, उसके अंदर एक्सरसाइज आएगी। इसके अंदर पहला सवाल हमारे पास है, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। तो आपने तीनों पार्ट्स जो हैं उनके मुख्तसर जो हैं जवाब तहरीर करने हैं। पहला पार्ट है हमारे पास, मौसम किसे कहते हैं। तो जवाब जो है मैंने आपके लिए रेडी कर रखे हैं। इससे पहले कि मैं आपको जवाबात की तरफ लेके चलूँ, मैं आपको बता दूँ कि मौसम के बारे में हमारे पास इस सबक में कहाँ पर जो है वो बताया गया है। तो ये आपको जो है पेज 72 पर जो है मौसम के बारे में बताया गया। आप इधर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीखा, तो इसको भी ये मौसम के बारे में 2 जगह पे बताया गया है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन जो है मैंने आपको आसान अल्फाज में तरतीब देकर हर जो सबक है उसमें मेरी कोशिश होती है आपको जवाब जो है वह फराहम करूँ। तो मौसम किसे कहते हैं, किसी ख़ास जगह और वक़्त में इर्द गिर्द के माहौल की कैफियत को मौसम कहते हैं। तो बेहद आसान सा इसका जवाब है, छोटा सा। तो ये आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आबो हवा से क्या मुराद है। तो आबो हवा के बारे में भी मैंने सीखा, यहाँ पर ये लिख रखा है और इसी को हम जो है कॉपी करेंगे। तो जैसे ही हम किसी सवाल का जवाब लिखते हैं, हमें इस बारे में जो है पता होना चाहिए कि सबक में ये चीज़ कहाँ पर मौजूद थी। तो आबो हवा से क्या मुराद है, किसी जगह पर
ज़्यादा अरसे तक रहने वाली मौसमी कैफ़ियत आबो हवा कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज आपके शहर में बारिश हुई है तो आपको सर्दी महसूस हो रही है, आपने जो है अपना एसी वगैरह बंद कर दिया क्योंकि आज आपको सर्दी लग रही थी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे जो शहर का मौसम है वो सर्दी वाला है। मतलब जो मौसम है वो सर्दी वाला है, लेकिन वो आर्जी तौर पर सर्दी है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जैसे मरी कागान, तो वहाँ पर आपको रोज़ाना ही एसी की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। तो जब लंबे ज़्यादा अरसे तक की जो मौसमी कैफ़ियत हो जाएं तो उसको फिर हम आबो हवा कहते हैं। तो ये आबो हवा की तारीफ़ है, इसको भी आप जो है किसी जगह पर ज़्यादा अरसे तक रहने वाली मौसमी कैफ़ियत आबो हवा कहलाती हैं। तो ये आप जवाब नोट कर लें और फिर इसको जो है आप लिख सकते हैं। आगे हमारे पास कुदरती आफ़ात क्या होती हैं, चंद मिसालें दें। तो कुदरती आफ़ात के बारे में भी हम देख लेते हैं। ये आप सफ़ा नंबर जो पीछे वाला है, क्योंकि मेरे पास किताब बड़े वाली है, मैं आपको एग्जैक्ट पेज नहीं इसका बता सकता। तो कुदरती आफ़ात के बारे में ये आपको रेड कलर की हेडिंग में दिया गया है। आप पीछे जब टर्न करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपके लिए इसका जवाब जो है प्रॉपर रेडी कर रखा है। बेहद आसान। कुदरती आफ़ात क्या होती हैं, चंद मिसालें दें। कुदरती आफ़ात वो हादिसात हैं जो कुदरती तौर पर पेश आते हैं, मसलन गर्दबाद, तोदे गिरना, ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान और खुश्क साली वगैरह। इसमें गर्दबाद आंधी को कहते हैं जिसमें वो गोल गोल घूमता है, और तोदे गिरना ये पहाड़ों के ऊपर जब मट्टी के ऊपर बारिश वगैरह गिरती है तो मट्टी अपने वज़न से ही वो जो है ना नीचे को सिरकना शुरू कर देती है। ज़लज़ले जो ज़मीन हिलती है, सैलाब जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तूफ़ान जिसमें तेज़ आंधी, और खुश्क साली का मतलब है अगर कई सालों तक बारिशें ना हो, फसलें नहीं होती, तो उस जगह पर हम कहते हैं खुश्क साली आ गई है। तो ये कुदरती आफ़ात हैं, इसकी तारीफ़ भी आप नोट कर लें और जो है आप इसको बाद में लिख लें। आगे हमारे पास सवाल नंबर 2 है। पहला पार्ट है इसमें, सतह समुंदर से बुलंदी, बहरी रुएँ और हवाओं का रुख किस तरह आबो हवा पर असर अंदाज होते हैं। तो ये दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात हमने तहरीर करने हैं। तो सतह समुंदर से बुलंदी का पहले हमने बताना है कोमा, फिर हमने बहरी रुएँ ये बताना है, और फिर हमने बताना है हवाओं का रुख। तो ये किस तरह आबो हवा पर असर अंदाज होते हैं। आबो हवा जो है वो हमें पता है लंबे अरसे की कैफियत को कहते हैं। तो सबसे पहले हम सबक में देख लेते हैं। ये कुदरती आफ़ात की हेडिंग है जो हमने पिछला किया था। और अब है हमारे पास सतह समुंदर से बुलंदी। तो सतह समुंदर से बुलंदी और बहरी रुएँ ये आपको जो है आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामल के पैराग्राफ में मिल जाएगा। सतह इसमें ख़त इस्तिवा से फ़ासला भी है, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ है ये सवाल के अंदर नहीं पूछा गया। सतह समंदर से बुलंदी, बहरी रुएँ और हवाओं का रुख, इन तीनों का ये जो पैराग्राफ है ये आपने लिखना है बेसिकली जवाब में, क्योंकि ये जवाब तफसीली है। लेकिन अगर आप किताब से देखेंगे तो वहाँ पर बेहद मुश्किल है। इसको मैंने बिल्कुल आपके सामने सादा आसान अल्फाज में जवाब को तैयार किया है। तो अभी आप हम जवाब की तरफ चलते हैं। सतह समंदर से बुलंदी, पहले हमने इस चीज़ के बारे में बताना है, फिर हमने बहरी रुएँ के बारे में, और फिर हवाओं का रुख, और हमने ये बताना है ये तीनों चीज़ें किस तरह आबो हवा पर असरअंदाज होती हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ये तमाम अवामल किसी भी जगह की आबो हवा बदलने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये जो तमाम अवामिल हैं ये किसी भी जगह की आबो हवा बदलने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम बारी बारी, सबसे पहले था सतह समुंदर से बुलंदी, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। सतह समुंदर से बुलंदी, जैसे जैसे हम सतह समुंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं दर्जा हरारत कम होता जाता है। यही वजह है कि पहाड़ी इलाके मैदानी इलाकों की निस्बत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो जैसे जैसे हम समुंदर की सतह से बुलंद होते हैं तो दर्जा हरारत कम हो जाता है। यही वजह कि पहाड़ी इलाके मैदानी इलाकों की निस्बत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ये रहा पहले का जवाब। अब दूसरी हेडिंग थी हमारे पास बहरी रुएँ। तो जो समुंदर से हवाएं चलती हैं उनके बारे में हमने बताना है। रुएँ का मतलब हवाएं। समुंदर में पानी की गर्म या ठंडी लहरें साहली इलाकों की आबो हवा पर असर अंदाज होती हैं। गर्म रुएँ साहली इलाकों का दर्जा हरारत बढ़ा देती हैं और ठंडी रुएँ इसे कम कर देती हैं। तो ये हमारे पास दूसरी हेडिंग है बहरी रुएँ। आप ये समझ लें कि जो नमी वाली हवाएं होती हैं, जैसे ही समुंदर से नमी वाली जो अगर गर्म रुएँ आएंगी तो साहली इलाकों का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, अगर ठंडी रुएँ आएंगी तो साहली इलाकों का दर्जा हरारत कम हो जाएगा। तीसरा हमारे पास हवाओं का रुख।
अगर हवाएं किसी ठंडे इलाके या समुंदर की तरफ से आ रही हों तो वो अपने साथ ठंडक और नमी यानी कि बारिश लाती हैं, जबकि गर्म और सहराई इलाकों से आने वाली हवाएं मौसम को गर्म और खुश्क कर देती हैं। तो ज़रूरी नहीं आपको ये पेपर में तीनों पैराग्राफ आएँ, तो अगर एक हेडिंग आती है तो सिर्फ आपने उसी का जवाब लिखना है। तो मैं आपको दोबारा से ये आंसर शो कर रहा हूँ, आप इसको जो है नोट कर लें। सबसे पहले हम लिखेंगे ये तमाम अवामिल किसी भी जगह की आबोहवा बदलने में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर हमने बताना है सतह समुंदर से बुलंदी के बारे में, और इसके बाद हम लिखेंगे सतह समुंदर से बुलंदी के बाद हमारे पास बहरी रुएं जो समुंदर से नमी वाली हवाएं चलती हैं, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा हवाओं का रुख। तो उम्मीद है आपने ये तीनों हेडिंग्स जो हैं वो नोट कर ली होंगी, मेरा मतलब कि आपने स्क्रीनशॉट इनका ले लिया होगा। तो हम अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं, उसकी स्टेटमेंट को भी हम रीड करते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास दूसरे का पार्ट नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, इसके चंद असरात लिखें। तो ये आपने साइंस की किताब में भी पढ़ा था, जब फैक्ट्रियों का, कारखानों का जो धुआं है वो आसमान की तरफ जाता है तो वो एक ना तह की शक्ल में वहाँ पे जमा हो जाता है। सूरज की जब रोशनी ज़मीन के ऊपर आती है तो उसके अंदर कुछ नुकसानदेह शुआएँ भी होती हैं। अब होता क्या कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर आती है तो वो टकराने के बाद वापस आसमान की तरफ चले जाती है, लेकिन जब वो आसमान की तरफ वापस जाती है तो ये जो धुआं, चाहे वो फैक्ट्रियों का हो, गाड़ियों का हो, या गैसें जो जहरीली खारिज होती हैं, इन्होंने जो ऊपर तह बनाई होती है वो तह क्या करती है कि सूरज की रोशनी को अंदर तो आने देती है, लेकिन अंदर आने के बाद जब वो रोशनी ज़मीन से टकरा कर वापस आसमान की तरफ जाने लगती है तो वो जहरीली गैसों की जो तह है उस सूरज की जो गर्म रोशनी है, शुआएँ हैं, उनको बाहर नहीं जाने देती। इसका नतीजा ये निकलता है कि जो ज़मीन है वहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। गर्मी को इंग्लिश में वार्म कहते हैं, वार्मिंग का मतलब है गर्मी होना। और इस तरह ग्लोबल पूरी दुनिया में जो है वो जहाँ जहाँ पर ये जहरीली गैसें ज़्यादा होंगी वहाँ पर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये साइंसी एक जवाब है इसका। हमने अगर हम सबक के अंदर देखें तो हमने इसको पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग को, एक इस हेडिंग में हमने पढ़ा था ये ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग की जो है तारीफ़ है। तो आपने देखा सूरज की रोशनी जब ज़मीन के ऊपर आती है तो वो टकरा कर वापस चले जाती है, लेकिन ऐसी ज़मीन के खित्ते जहाँ पर जहरीली गैसें जमा हो जाती हैं, धुआं का, गाड़ियों का, ट्रैफिक का, तो वो ऊपर जाके एक तह बना लेती हैं। तो सूरज की रोशनी जब नीचे आती है वो वापस उसको ज़मीन की जो सफ़ेयर है वो हवा से निकलने नहीं देती वो जहरीली गैसें, और जिसकी वजह से ज़मीन पर गर्मी बढ़ जाती है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसका जो प्रॉपर जवाब है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हमने इस पहले बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, फिर हमने इसके असरात बताने हैं। इंसानी सरगर्मियों जैसे फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुएं और जंगलात की कटाई वगैरह की वजह से ज़मीन के माहौल में जहरीली गैसों का बढ़ना और ज़मीन के औसत दर्जा हरारत का आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ये हमने जवाब दे दिया ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। आगे उसने कहा था इसके चंद असरात लिखें। ग्लोबल वार्मिंग के चंद असरात दर्ज झेल हैं। तो इसके हमने जो है 4 असरात लिख दिए। सबसे पहले ग्लेशियर्स का पिघलना, ऐसे इलाके जहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ हैं वो बर्फ़ जो है पिघलना शुरू हो जाती है। गर्मी में इजाफ़ा, जिल्द और सांस के अमराज में इजाफ़ा, जहरीली गैसें जब ज़्यादा देर तक ज़मीन पर रहेंगी तो जब हम इंसान उस धूप में बाहर निकलेंगे तो धूप के अंदर वो जहरी हमारी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाएंगी। सैलाब और खुश्क साली, तो ये इसके असरात हैं। जवाब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं तो आप इसको नोट कर लें। ये हमारे पास इसका जवाब है और ये फुल स्क्रीन में हो गया। तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और बाद में आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास तफसीली जवाबात भी ख़त्म हो गए। ये क्रॉस आपने इग्नोर करना है। ये जिस स्टूडेंट की बुक है उन्होंने वैसे ही इसको लगाया या क्या वजह है। तो हमारे पास पहला सवाल हो गया, दूसरे के दोनों पार्ट हो गए। तीसरा सवाल है हमारे पास
दी हुई तस्वीर गौर से देखें, ये सरगर्मी किस तरह आबो हवा पर असरअंदाज होती है, इस बारे में चंद जुमले तहरीर करें। सबसे पहले बताना है हमने इस तस्वीर में क्या हो रहा है। तो इसमें दरख्त काटे जा रहे हैं, फिर हमने बताना है दरख्त जो काटते हैं हम, इससे आबो हवा पर क्या असर पड़ता है। हमने चंद जुमले इसमें लिखने हैं। तो जवाब जो है मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। ये पिक्चर थोड़ी सी, चूँकि मैंने अभी स्क्रीन को जूम कर रखा है, ये आपको आधी नज़र आएगी, बुक से आप इसको पूरा देख सकते हैं। तो इसके जो असरात हैं वो, और इसका तस्वीर का जो उन्वान है, वो सारी बातें हमने इस तरह से लिखनी है। दी हुई तस्वीर में जंगलात की कटाई को दिखाया गया है। ये सरगर्मी आबो हवा पर बुरी तरह असरअंदाज होती है। जंगलात की कटाई से आलूदगी बढ़ती है और बारिश कम हो जाती है। इससे मौसम गर्म हो जाता है और माहौल ख़राब होता है। तो ये उसके असरात हो गए, और साथ में हमने बता दिया कि जो ये तस्वीर है इसमें क्या चीज़ दिखाई गई है। तो ये मैं आपको कोशिश करता हूँ एक ही स्क्रीन में फुल जो जवाब है वो दिखा दूँ। यही इशू है हमारे साथ में। तो ये मैंने सेट कर लिया, इसको आप देख लें एक नज़र जवाब को, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको वीडियो के बाद में आसानी से नोट कर सकें। तो आगे सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, अपने इलाके का एक हफ़्ते का दर्जा हरारत अखबार, टेलीविज़न या इंटरनेट के ज़रिए से मालूम करें और दर्ज झैल खाका मुकम्मल करें। तो आप आसानी से गूगल पर जाकर जो वेदर है वो सर्च कर सकते हैं, और आपने हफ़्ते से लेकर जुमे तक किसी भी जो है एक हफ़्ते का आपने जो तारीख़ है वो लिख लेनी है, और साथ में दर्जा हरारत लिख लेना है। तो ये मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। तो ये आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, तारीख़ 1 से लेकर 7 तक, ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 लिख देना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। और दर्जा हरारत जो मैंने नेट से देखा तो वो 38 यकम को था, 39, फिर 40, 41, 39, 38 और 33, और ये डिग्री सेंटीग्रेड नीचे इसका जो यूनिट है वो आ गया। तो ये आसान सा सवाल था चौथा, लेकिन इसी टेबल को हम इस्तेमाल करेंगे अपने अगले सवाल के अंदर। अगले सवाल की हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। सरगर्मी 4 में नोट किए हुए दर्जा हरारत का लाइन ग्राफ बनाएं। नमूने का लाइन ग्राफ नीचे दिया गया है, जिसमें लाहौर के 6 महीनों का दर्जा हरारत दिखाया गया है। तो बेसिकली ये रियाजी के अंदर आप मैथ में पढ़ेंगे ये लाइन ग्राफ बनाना। तो जो लाइन ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है। तो वो कह रहा है आपने जो डाटा पीछे नोट किया था इस टेबल के अंदर, उसी डाटे को इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पर एक लाइन ग्राफ बनाना है। ये वाला लाइन ग्राफ उसने एक नमूने के तौर पर सैंपल दिया है जो कि 6 महीनों के दर्जा हरारत का है, लेकिन हमने ये जो नोट किया था ये एक हफ़्ते का दर्जा हरारत था। तो इसका ग्राफ जो है मैंने बना रखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये अभी आपको आधा कटा नज़र आएगा, लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग के दौरान इसके ऊपर इमेज लगा दूँगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। नीचे दिया गया बार ग्राफ कोयटा में होने वाली बारिश की मिकदार को मिलीमीटर में ज़ाहिर कर रहा है। तो ये कोयटा में होने वाली बारिश है। जून के महीने में 10 मिलीलीटर, जुलाई के महीने में 15, अगस्त के महीने में तकरीबन 18, सितंबर के महीने में 12, अक्टूबर के महीने में भी तकरीबन 13 या 14, और नवंबर के महीने में 30 मिलीलीटर बारिश हुई। ठीक है, आप अपने इलाके में होने वाली बारिशों का 6 महीनों का रिकॉर्ड जमा करें और दी हुई जगह में उसका बार ग्राफ बनाएं। तो जो लाइन ग्राफ है उसमें सीधी लाइन होती है, और बार ग्राफ में इस तरह के हम बार्स जो हैं वो बनाते हैं। तो ये भी मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं। इसको भी मैं इमेज को कोशिश करूँगा लगा दूँ अगर ये क्लियर ना हुआ, अदरवाइज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 6 महीनों का बार ग्राफ है। नीचे जो है ये महीनों के नाम है, ठीक है, और साइड पर ये बारिश की डिटेल है। 10 मिलीलीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 40 यानी कि mm। तो इसी तरह हमने दिसंबर 2025 में बताया कि 12.5 मिलीलीटर बारिश हुई, जनवरी में 10, इसी तरह फिर 35, 42, 22.5 और 15.8। तो ये ग्राफ जो है आप नोट कर सकते हैं। अगरचे इस तरह के सवालात रियाजी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन जो है
आपको ये जवाब किसी गाइड में नहीं मिलेगा, तो ये मैंने आपके लिए रेडी कर दिया। आगे है हमारे पास हमारे करने के काम। सैलाब और ज़लज़ले जैसी कुदरती आफ़ात की सूरत में चंद एहतियाती तदाबीर तजवीज़ करें और चार्ट पर लिखकर कमरा जमात में आवेज़ा करें, जो बेसिकली एक सरगर्मी है। तो इसमें हमने सैलाब और ज़लज़ले दोनों के लिए ना हमने एहतियाती तदाबीर को जो है लिखना है और उसको चार्ट पे हमने जो है फिर क्लास में लगाना है। तो मैं तदाबीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनको यहाँ से लिख कर तो अपने कमरा जमात में शेयर कर सकते हैं किसी भी कागज़ पर लिख कर। तो सबसे पहले आप अज़ीज़ बच्चों, ज़लज़ला और सैलाब जैसी कुदरती आफ़ात अचानक आ सकती हैं। समझदारी और बरवक़्त एहतियात से हम खुद को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। ये रही पूरी लाइन। और अब मैं ज़लज़ले की एहतियाती तदाबीर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको मुकम्मल नज़र आए। ये हैं हमारे पास ज़लज़ले के दौरान एहतियाती तदाबीर, ठीक है। इनको मैं पढ़ूँगा नहीं क्योंकि ये सरगर्मी है, इसको आपने याद नहीं करना, ऐसे ही लिख के कमरा जमात में आपने लगाना है और इसको देखकर आपने एक बार पढ़ लेना है। तो जहन नशीन आपने इसको नहीं करना। इसके बाद आ गई ये हमारे पास सैलाब के दौरान एहतियाती तदाबीर। तो ये भी आपने याद नहीं करनी बल्कि इनको एक बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इनका एक चार्ट तैयार करना है और अपनी क्लास में इसको लगा लेना है। ये पूरा जो पेज है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आगे चलेंगे हमारे पास सरगर्मी नंबर 2, स्कूल में अर्थ डे आलमी यौम अर्ज़ मनाएं। तो बेसिकली ये भी कोई याद करने वाला सवाल नहीं है, तो इसकी भी हमने जो है ये टीचर्स के लिए है कि सारी क्लास के बच्चे अपने स्कूल के लान में जाएं, वहाँ पर वो पौधे लगाएं, कूड़ा करकट को उठाएं, माहौल को साफ़ रखने के लिए क्या कर सकते हैं, चार्ट बनाएं, बैनर्स लगाएं। तो ये मैंने एक सैम्पल का आपके साथ शेयर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैक्सेस भी लगे हैं, स्कूल अर्थ डे। फिर ये ज़मीन का ग्लोब है, आलूदगी से बचाव की जो ड्राइंग्स हैं वो लगी हैं। ये ज़मीन का एक बड़ा सा पोस्टर बना है। ये हमारे पास जो है बास्केट पड़ी हैं जिसके अंदर कचरा फेंकें, तो बच्चे जो हैं ये कचरा बास्केट में डाल रहे हैं, फिर नए पौधे लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये अर्थ डे की एक सरगर्मी जो है दिखाई गई है। आप भी अपने स्कूल में इसी तरह अर्थ डे की सरगर्मी को मना सकते हैं। तो बाब पंजम का यहाँ पर अभी भी इख्तिताम नहीं हुआ। बाब पंजम का चौथा हिस्सा जिसके एसालोज भी अलहदा हैं, ये अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये बाब पंजम का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हमारे पास जो बाब नंबर और इसके अंदर मशक भी आएगी, तो बाब नंबर शिशम शुरू हो जाएगा। तो अब तक इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो दीगर व्यूअर्स हैं वो भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।